चलिए बच्चों, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं और सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का पहला लेसन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। याद रहे कि हम एनसीईआरटी पैटर्न पर कंटेंट दे रहे हैं और ये भी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही होगा। तो चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, हिंदी में कहे तो आपका ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बेसिक बात को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले सब्सटेंस की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, पदार्थ है कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारी वस्तुएं, हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, स्थान घेरे, आयतन हो तथा वह अवरोध उत्पन्न करे, तो उसे ही पदार्थ कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित यानी ब्रह्मांड में उपस्थित वह हर चीज जो स्थान घेरे, आयतन हो, भार हो तथा अवरोध उत्पन्न करे, तो ऐसे वस्तु को ही पदार्थ कहा जाता है। तो पृथ्वी से लेकर के पूरे सौर मंडल में सब अपने आप में पदार्थ है। तो पदार्थ की खासियत यही है कि वो स्थान घेरता है, आयतन हो और उसमें भार हो और अवरोध उत्पन्न करे। ये इसमें से एक भी किसी भी वस्तु में अगर स्थिति आ गया तो समझिए वो पदार्थ है। तो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी वस्तु अभी तक नहीं जिसको हम पदार्थ नहीं कह सकते हैं। कारण क्योंकि चारों कंडीशन उसमें विद्यमान होता है। पहली बात कि आप उसमें देखते हैं अपना भार होता है, आयतन होता है, स्थान कुछ ना कुछ घेरता ही है और वह अवरोध उत्पन्न करता है। इसका मतलब वह पदार्थ है। लेकिन बहुत सारा ऐसे शब्दों में लिखा हुआ रहता है जिसे हम पदार्थ नहीं कह सकते हैं, वो अनुभव करते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि जितना भी अनुभव करने वाले शब्द है वो पदार्थ नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हैं, आपको भाववाचक संज्ञा में जितना भी आप एग्जाम्पल लेते हैं वो आपका कोई भी पदार्थ नहीं होता। जैसे सुंदरता, उसके बाद आपको बेईमानी, ईमानदारी, प्यार, दुख, सुख, ये सब एक शब्द आता है जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है। ऐसा सवाल बना दिया जाएगा जानबूझ करके। तो याद रखिएगा कि भाववाचक जितनी भी संज्ञा है वो किसी प्रकार का पदार्थ अपने आप में नहीं होता है। पदार्थ होने के लिए कंडीशन चाहिए आपको क्या? तो कंडीशन यही है कि आपका द्रव्यमान होना चाहिए, यानी भार कहिए उसको, उसमें स्थान घेरे, आयतन भी घेरे और वह अवरोध उत्पन्न करे, तो उसे ही पदार्थ कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि पदार्थ का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं पदार्थ की विशेषताएं क्या होती है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं जो हमारे दैनिक जीवन में भी अहम भूमिका निभाता है। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। याद रखिएगा, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, पहला इसकी विशेषता है। अगर इसके एग्जाम्पल समझा जाए तो आप देखिए कि आप पे किसी प्रकार का आप एक कलर ले और कलर का एक बूंद भी आप अगर शुद्ध जल में डालते हैं तो उसको पूरा कलर कर देता है। कारण है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, तो वो कण पूरे जल में खाली स्थान के जगह पर समावेश हो जाता है। तो पहला विशेषता यही हुआ कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। दूसरी बात कि पदार्थ जो है, पदार्थ की जितने भी कण है वो गतिमान अवस्था में होते हैं। गतिमान अवस्था होने के कारण से ऐसा है कि हमारे पृथ्वी पर एक पर्यावरण मौजूद है, यानी वायुमंडल मौजूद है। कारण क्या है? क्योंकि पदार्थ के कण गतिमान होते हैं, इस कारण से आपका पर्यावरण हमारे वायुमंडल के रूप में उपस्थित है। तो याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप खाना उना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय रसोई घर या किचन से सुगंधित आपका बाहर निकलना, जो सब्जी या कोई किसी का वेजिटेबल या खाद्य पदार्थ बनता है तो उसका सुगंध चारों तरफ कमरे में फैल जाना, इसका मतलब कि पदार्थ है जो गतिमान होता है और गतिमान के कारण से वह वायु के कण के साथ साथ चारों तरफ फैलने काम करता है। तो पहली विशेषता यही हुई, फिर समझिएगा कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट समझिएगा, पदार्थ के दो कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है।
पदार्थ के दो कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है जिसे अणु अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। याद रखिएगा कि पदार्थ के दो कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है जिसे अणु अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला विशेषता की, तो पदार्थ के दो कणों के बीच एक बल लगता है। पदार्थ के दो कणों के बीच एक बल लगता है जिसे अणु अंतराण्विक बल कहा जाता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अणु अंतराण्विक बल कहा जाता है। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अणु अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। तो सीधे सवाल आता है कि अणु अंतराण्विक बल क्या होता है या किसमें लगता है? तो अणु अंतराण्विक बल पदार्थ के दो कणों के बीच लगता है। अणु अंतराण्विक स्थान कहाँ पाया जाता है? तो पदार्थ के दो कणों के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब कि एक पदार्थ में अणु अंतराण्विक स्थान हुआ और दूसरा अणु अंतराण्विक बल हुआ। तो पदार्थ की इस तरह से विशेषता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील करते हैं। तीसरी बात, पदार्थ के दो कणों के बीच खाली स्थान होता है जिसे अणु अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। चौथी बात है, पदार्थ के दो कणों के बीच एक बल लगता है जिसे अणु अंतराण्विक बल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने पदार्थ की विशेषता को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग आते हैं पदार्थ को बांटने का तरीका। तो देखिए, पदार्थ को दो तरीके से आप बांट सकते हैं। एक है रासायनिक गुणों के आधार पर, एक है भौतिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर इसका मतलब यह हुआ कि आप पे उसको पहले की जो अवस्था में वस्तुएं होती है उसको बदल कर पुनः अपने अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ये हुआ रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर क्या होता है कि भौतिक गुणों के आधार पर अवस्थाएं चेंज होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट में आना। इसका मतलब यही हुआ कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की सिर्फ अवस्था समझ लेंगे कि किस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग दो आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, एक डायग्राम बनाते हैं, समझिए ध्यान से। ये हुआ रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण। इधर हो गया भौतिक गुण, भौतिक गुण। रासायनिक गुण के आधार पर होगा तत्व, यौगिक, मिश्रण। ये दोनों पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। और जो इधर होगा ये होगा ठोस, द्रव, गैस। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। इस तरीका से हम लोग बांटे। पदार्थ को दो गुणों के आधार पर बांटा गया है, पहला रासायनिक गुण और दूसरा भौतिक गुण। रासायनिक गुण को समझने से पहले हम लोग भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। तो भौतिक गुण आप समझ लीजिए। देखिए, केमिस्ट्री में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक है रासायनिक गुण, एक है भौतिक गुण। रासायनिक गुण आपको समझा देते हैं। जैसे लोहा जो है, आयरन, यदि जल से अभिक्रिया कर लिया तो उस पर जंग लग जाता है, तो ये हुआ रासायनिक गुण। यानी कि लोहा पुनः अपने पहले अवस्था में नहीं आ सकता है, ये हुआ रासायनिक गुण। दूसरी बात है, जैसे H2 प्लस O2, तो H2 गैस है और O2 भी गैस है, ये दोनों आपस में मिल करके बना देगा वाटर, जल, तो ये हुआ रासायनिक गुण। आपको अगर भौतिक गुण के बारे में समझना है तो भौतिक गुण मतलब होता है कि कोई भी वस्तु बदल कर भी अपने पहले की अवस्था में आ जाना, तो वह भौतिक गुणों के आधार पर है। तो भौतिक गुणों के आधार पर तीन प्रकार के होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होगा कि वैसा पदार्थ जिसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। वैसा पदार्थ यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो, तब उसे ठोस कहा जाता है। जैसे आप टेबल, चेयर, बेंच, किसी प्रकार का ठोस यदि आप देख रहे हैं तो वो ठोस अवस्था है, क्योंकि उसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकृति, आयतन, जैसे एक ईंट लीजिए, तो ईंट की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब कि ये होगा आपका ठोस अवस्था। दूसरी बात है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था इसमें क्या है कि जिसकी आकृति जो है वो अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित हो। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो,
तो ऐसे अवस्था को द्रव अवस्था कहा जाता है। जैसे यदि आप जल को जिस बर्तन में रखिएगा या जिस प्रकार की वस्तु में रखिएगा, वह उसी प्रकार के आकृति को ग्रहण कर लेता है। अब तो बताइए कि क्या इसकी आकृति निश्चित होगी? एकदम नहीं होगी, यानी अनिश्चित होगी। क्यों? क्योंकि जिस बर्तन में आप रखिएगा द्रव को, लिक्विड को, वह उसी की आकृति ले लेता है। तब ऐसे स्थिति में इसे अनिश्चित ही माना जाता है, जबकि आयतन निश्चित होता है। क्लियर? जैसे आपको हो गया जल, तेल, दूध, ये सब है जो द्रव अवस्था होते हैं। गैसीय अवस्था क्या होता है? तो गैसीय अवस्था होता है कि वैसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। वैसा पदार्थ जिससे आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? गैसीय अवस्था कहेंगे। यही कारण है कि पूरे वायुमंडल में जो गैस है वो चारों तरफ आवरण के रूप में फैले हुए है। कारण क्या है? कि इसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की बात करें गैस, तो आप आसानी से दे सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये जितना भी है ये सब गैस है। तो ये गैस है तो इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब रासायनिक गुण पर आते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर ये तीन प्रकार बांटा गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। मेन यही समझना है, और खास करके ठोस अवस्था चैप्टर के नाम ही है, तो यही मेन समझना है। तो देखिए, तत्व सबसे पहले आप समझिएगा, तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ होता है, हम आपको समझा देते हैं छोटे से भाषा में, क्या है समझिएगा। यदि आप सोना लेते हैं, प्योर सोना, सोना कितनों आप गलाइए, उसमें अशुद्धियां नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा सोना कर ही निकलेगा। तो ऐसे स्थिति में आप उसको शुद्ध ही कहिए, यानी कि तत्व जितने भी है सब शुद्ध अवस्था में होता है, यानी कि तत्व एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यह शुद्ध अवस्था में होता है। इसीलिए तत्व को हम किसी भी विधि के द्वारा इसके अवयवी कणों को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बताएं कि ये शुद्ध होता है और शुद्ध पदार्थों में से कुछ भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो आप कोई भी विधि अपना लीजिए, उसमें कुछ भी बाहर अशुद्धि के रूप में नहीं निकलने वाला है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इसे न रासायनिक विधि और न भौतिक विधि के द्वारा इनके अवयवी कण को अलग किया जा सकता है। ये पूरा मिला करके आप लिख सकते हैं। इसलिए सवाल आता है कि क्या तत्व के अवयवी कण को किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? तो कोई भी विधि नहीं। धरती पर दो ही तरह की विधि है पूरे साइंस में, एक रासायनिक विधि, एक भौतिक विधि। भौतिक विधि होता है आसान विधि, जैसे चावल में कंकड़ मिल जाना और उसको हटाना है, तो इस तरीका से ये भौतिक विधि हुआ। या फिर मान लीजिए सपोज करते हैं कि आपको किसी प्रकार का भूसा वूसा मिल गया होगा चावल में या गेहूं में, तो उसको फटक करके आप उसको अलग कर सकते हैं, तो इसको हम भौतिक विधि कहते हैं। दूसरी बात है भौतिक विधि की एग्जाम्पल कि जैसे जल में चीनी मिल गया तो उसको बाष्प बना के जल को उड़ा दीजिए, चीनी प्राप्त हो जाएगा, ये भौतिक विधि हुआ। रासायनिक विधि में क्या होता है कि रिएक्शन करके, रिएक्शन या अलग से पदार्थ को डाल करके उससे अलग करवाना, ये रासायनिक विधि हुआ। तो रासायनिक विधि थोड़ा सा जटिल विधि है, जबकि भौतिक विधि जो होता है वो आसान विधि है। लेकिन अब कोई भी विधि अपना लीजिए, इनके अवयवी कण अलग नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ये यौगिक, तो यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन याद समझिएगा इसका डिफिनेशन कि दो या दो से अधिक तत्वों को, समझिएगा दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। समझिएगा फिर से, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। यहाँ पर मेन शब्द है निश्चित अनुपात। होता क्या है निश्चित अनुपात? आपको एक समझाते एग्जाम्पल की जरूरत है। जैसे देखिए, ये है हाइड्रोजन गैसीय स्टेट, ये है ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के वाटर बनाया। याद रखिएगा कि जब भी यौगिक का निर्माण होता है तो यौगिक को बनाने वाला तत्व की अवस्था जो होता है वो अवस्था से बदल सकता है। जैसे ये दोनों किस अवस्था में, ये भी ठोस अवस्था
ये भी ठोस अवस्था, बदल गया, ये हो गया जल अवस्था, लिक्विड फॉर्म, ये हो गया द्रव अवस्था। तो जब भी यौगिक बनता है, तो जिस तत्व से मिलकर के यौगिक बनता है, वो तत्व अपने मूल अवस्था को खो देता है। पहला पॉइंट यौगिक बनते समय। दूसरी पॉइंट है कि जब यौगिक बनेगा, तो यौगिक बनने के बाद यौगिक में मूल तत्व का गुण किसी प्रकार से शामिल नहीं होगा। जैसे अगर ये जल है, जल बनने से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस था, अलग अलग तत्व था। इसमें जल बनने के बाद इसमें ना गैस होगा हाइड्रोजन, ना गैस होगा ऑक्सीजन। तो ऐसे स्थिति में इस तरीका से इसमें जो है कि बनने वाले तत्व का गुण यौगिक में विद्यमान नहीं होता है। तो इस तरीका से दो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यौगिक यौगिक अब निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात क्या होता है समझिएगा। निश्चित अनुपात कहने का मतलब आपको हम बता देते हैं। पहले आप अनुपात निकालिए किसी भी यौगिक का, जैसे H2O इसका अनुपात निकालिए। तो अनुपात कैसे निकलेगा आप समझिएगा। हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, इसके परमाणु द्रव्यमान से गुना कर दीजिए 1। उसके बाद आप किसकी बारी, ऑक्सीजन के, तो प्लस का चिन्ह दीजिए। ऑक्सीजन की संख्या कितना हुआ 1, इसके परमाणु द्रव्यमान से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 2 प्लस 16। तो इस तरीका से हम लोग इसको निकालते। तो यहां पर कुछ नहीं, ये हुआ आपका आणविक भार। ऐसे हम लोग निकालते आणविक भार जब हम प्लस का चिन्ह देंगे तब। लेकिन यही यहां पर प्लस के चिन्ह नहीं देकर के अनुपात का चिन्ह दे दें, तो ये हो गया अनुपातिक मान। तो दोनों में यही अंतर है। अगर हम लोग बात करें अनुपातिक मान का, तो 2 से काट दीजिए 1:8। अगर हम आणविक भार की बात करें तो 16×2 18 ग्राम। तब मॉलिक्यूलर वेट होता है, पूछा जाता है कि किसी भी यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार कैसे निकलेगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उसके द्रव्यमान से गुणनफल को आपस में ऐड करने पर जो प्राप्त होगा उसको हम लोग आणविक भार कहेंगे। ये हुआ आणविक भार, ये हो गया अनुपातिक मान। आप समझिएगा ध्यान से। एक और एग्जांपल CO2, इसका आणविक भार कैसे निकालेगा। देखिए कार्बन कितना है, एक संख्या में एक लिखेंगे। अब कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, अब प्लस का चिन्ह देंगे। ऑक्सीजन 2, ऐसा कितना होता है 16। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसके परमाणु भार से गुना किए। कार्बन की संख्या 1 है, इसके परमाणु भार से गुना किए 12, तब 12 आई कितना हो गया 32। तो अगर इसको आप जोड़िएगा तो 2 2 4 और 3 1 4, 44 ग्राम। यानी कि 44 ग्राम आणविक भार हुआ। लेकिन अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो ये हो गया आपका 32। तो यहां से काट दिए 4 तिया 12, 8 चौको 32, 3:8। ये हुआ अनुपातिक मान। यौगिक में समझना बहुत जरूरी है। अब फिर से आपको समझाते हैं यौगिक किससे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। तो आपको 2 तरीका से हम बताएं, एक निश्चित अनुपात निकालकर बताएं, एक आणविक भार बताएं। जनरली आणविक भार निकालने आना चाहिए किसी भी कंपाउंड का। तो इस तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं अनुपातिक मान। देखिए ये जल बनाने के लिए चाहे आप किसी भी देश में रह रहे होंगे, कोई भी देश में कहीं पर भी धरती पर रह रहे होंगे, जल बनाने के लिए आपको हर हालत में हाइड्रोजन का रेशियो 1 होना चाहिए और ऑक्सीजन का रेशियो 8 होना चाहिए। 1:8 रहेगा तभी जल बनेगा। थोड़ा सा भी इंक्रीज डिक्रीज कीजिएगा दोनों में किसी में से भी, तो कभी जल बनने वाला नहीं है। जल कोई भी हो, चाहे नाली का जल हो, समुद्र का हो, तालाब का हो, पीने वाला पानी हो, किसी प्रकार का जल हो या वर्षा का जल हो, सब में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होता है। इसी बोला था कि निश्चित अनुपात में मिलाइए। तो निश्चित अनुपात का मतलब क्या हुआ कि 1:8 में मिलाइए तो जल बनेगा, 3:8 में मिलाइए तब CO2 बनेगा। अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं तो कभी भी CO2 नहीं बनेगा। ये डिफिनेशन में दम होना चाहिए उसके शब्द में कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बने नए पदार्थ को क्या कहेंगे, आपका यौगिक कहेंगे। आणविक भार कुछ नहीं, जहां पर रेशियो देते हैं वहां पर प्लस का चिन्ह दीजिए। एक बार हम आपको बता देते हैं निकाल करके आणविक भार, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे H2SO4, H2SO4 तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1,
आप प्लस का चिन्ह देंगे। सल्फर की संख्या क्या है 1, इसका होता है 32, तो 32 देंगे। ऑक्सीजन की संख्या क्या है 4, तो 4 देंगे। और इसका कितना होता है 16, तो 16 देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। निकालने के लिए हर एलिमेंट्स का परमाणु भार याद होना चाहिए। यहाँ पर हर एलिमेंट्स का परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। तब जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हो गया 2, आई हो गया प्लस 32, आई प्लस 64। तो ऐसे स्थिति में 98 ग्राम, यानी 98 ग्राम हुआ किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का भार, आणविक भार। और अगर इसको अनुपातिक मान निकालना है तो बस यहाँ पर आप रेशियो दे दीजिए, अनुपातिक मान निकल जाएगा। 2 से काट दीजिए, तो ये हो गया 2 एकम 2, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यानी कि हाइड्रोजन 1 अनुपात में, सल्फर 16 अनुपात में, ऑक्सीजन 32 अनुपात मिलाएगा तभी बनेगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण, मिश्रण क्या है कि मिश्रण में कोई भी पदार्थ को आप मिला सकते हैं, इसमें आपको खास नहीं कहना होगा। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, उसे मिश्रण कहा जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व को या पदार्थ को या यौगिक को कोई भी आपस में ले लीजिए और उसको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, उसे मिश्रण कहा जाता है। जिससे आपको शरबत बनाना रहे, तो शरबत बनाना रहे तो अगर आप रेशियो में लीजिए 1 गिलास जल और 1 गिलास चीनी, तो अगर आप समान रेशियो में लीजिएगा तभी शरबत नहीं बनेगा। आप शरबत बनाते हैं तो उसके हिसाब से, टेस्टी के हिसाब से बनाते हैं, कितना मीठा होता है। अगर 1 गिलास आपको शरबत बनाना है तो आप 10 चम्मच 20 चम्मच चीनी डालते हैं। तो क्या जो मिश्रण बना रहे हैं, वो मिश्रण जो बना रहे हैं वो आपको अनिश्चित अनुपात में यानी निश्चित अनुपात में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो खाते हैं आप मिक्सचर, मिक्सचर में अगर आप देखिएगा तो सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। जो महंगा है वो कम क्वांटिटी में रहेगा, जो सस्ता है वो पूरा भर देगा। इसका मतलब मिश्रण को किसी भी अनुपात में आप मिला करके बना सकते हैं। आंख बंद कर दीजिए, मिश्रण बन जाएगा, इसे मिला दीजिए। जैसे आप मसाला, घर में मसाला जो सब्जी के लिए पिसाता है, मसाला में याद रखिएगा कि अनिश्चित अनुपात में होता है। जिसकी जितनी जरूरत होगी उतना ही लेना होगा। अभी कहीं पर थोड़ी लिखा हुआ है कि मसाला जब भी लेंगे तो इसको इतना लेंगे, इसको इतना लेंगे। डिपेंड है कि आप किस टाइप की सब्जी बनाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप मसाला बनाते हैं। तो इसीलिए मसाला भी एक प्रकार के मिश्रण है। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि गैस क्या है, आपका वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। जल क्या है, तो जल एक प्रकार के यौगिक है। सोना क्या है, तो सोना एक प्रकार के तत्व है। तो यही सवाल आता है कि वायु क्या है, तो आपका एक प्रकार का मिश्रण है। बारूद क्या है, बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। तो इस तरीके से पित्तल क्या है, तो पित्तल भी एक प्रकार के मिश्रण है। ब्रॉन्ज क्या है, तो ब्रॉन्ज भी मिश्रण है। कांसा क्या है, ये भी मिश्रण है। रोल गोल्ड क्या है, ये भी मिश्रण है। तो इस तरीका से फ्यूज क्या है, वो भी मिश्रण है। तो मिश्रण मतलब किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को यदि मिला देते हैं तब उसे मिश्रण कहा जाता है। इसीलिए यौगिक को यदि हम अलग करना चाहेंगे तो केवल रासायनिक विधि का इस्तेमाल करेंगे, जबकि मिश्रण को अलग करेंगे तो किसी भी विधि से आप मिश्रण को अलग कर सकते हैं। चुनकर, फटक कर, छान कर, किसी भी विधि के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। चाहे रासायनिक विधि अपनाइए, चाहे भौतिक विधि अपनाइए। इसको किस विधि से, तो केवल रासायनिक विधि से। इसको तो किसी प्रकार की विधि से नहीं अलग करेंगे। इस तरीका से हम लोग रासायनिक गुण और भौतिक गुण को समझने का प्रयास किया। और आगे चलते हैं, आपका बेसिक का दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा काम देगा इस चैप्टर में। पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब कि पदार्थ जो है उसके अवस्था में परिवर्तन क्या हो सकता है। कोई भी ठोस से द्रव या द्रव से गैस में बदल सकता है, तो एकदम बदल सकता है, लेकिन बदलने की प्रक्रिया का एक नाम है, उसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन से पदार्थ किसमें बदलेगा तब उसको हम क्या कहेंगे। जिसमें से आपको पहला दिखा दी, देखिए ठोस से द्रव पहला कंडीशन, और फिर द्रव से गैस। अब फिर हम रिवर्स आएंगे, गैस से द्रव और द्रव से ठोस। फिर समझ लीजिए, ठोस से द्रव और द्रव से गैस, और उसके बाद रिवर्स आएंगे, गैस से द्रव और द्रव से ठोस। तो पहला जो है आपका है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको डिफिनेशन दे सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ की ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाए
तब उसे द्रवणांक या गलनांक कहा जाता है। फिर समझिएगा, पदार्थ की जिस अवस्था, पदार्थ की जब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाए तो उस ताप को ही क्या कहेंगे, गलनांक या द्रवणांक कहेंगे। यानी कि इसमें न्यूनतम ताप की जरूरत होती है। किसी भी पदार्थ का एक अपना न्यूनतम ताप होता है जिस पर वो गलना चालू कर दे, पिघलना चालू कर दे। जैसे मान लीजिए, सपोज करते हैं चांदी। अब चांदी मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना चालू ही कर देता है, तो जहां से उसका शुरुआत हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ पिघलना, जिस टेम्परेचर पर, वही टेम्परेचर उसके लिए न्यूनतम ताप हुआ जिस पर वह पिघलने का प्रयास किया है, वही हुआ न्यूनतम ताप। तो जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ की ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाए तब उसे ही गलनांक या द्रवणांक कहा जाता है। और धरती पर सभी पदार्थों का, सभी ठोस पदार्थों का द्रवणांक या गलनांक अलग अलग होता है। एक समान टेम्परेचर पर कभी भी आपका द्रवणांक एक समान रूप से नहीं होगा। इसका मतलब कि धरती पर जितने भी ठोस अवस्था में पाई जाने वाली वस्तु है, यदि उसको आप गलाने का प्रयास कीजिएगा तो सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्रवनांक, द्रव्यनांक, द्रवनांक या गलनांक। अब आता है दूसरा, द्रव से गैस में बदलना। तो इसमें भी यही हुआ कि जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ का द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाए तो उस न्यूनतम ताप को ही क्वथनांक कहा जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्वथनांक। याद रखिएगा इसमें भी कि इसमें टेम्परेचर की जरूरत होगा, यानी कि जब तक आप ताप नहीं दीजिएगा तब तक इसके अनुआंतराणिक बल कमजोर नहीं होगा, और धीरे धीरे आप ताप बढ़ाते जाइएगा तो इसका अनुआंतराणिक बल कमजोर होते चला जाएगा। तब ऐसे स्थिति में धीरे धीरे अंततः एनर्जी पा करके, हीट एनर्जी लेकर के वो गैस अवस्था में बदल जाएगा। इसका मतलब इसको कहेंगे क्वथनांक। याद रखिएगा, एक न्यूनतम ताप होना चाहिए, मेन है न्यूनतम ताप। न्यूनतम ताप मतलब वही हुआ कि जिस ताप पर आपका गैस अवस्था में बदल जाए उसको हम न्यूनतम ताप कहते हैं। तो क्लियर, न्यूनतम ताप मतलब इंपॉर्टेंट न्यूनतम ताप इसलिए है क्योंकि पिघलने के लिए उसका रेंज होना चाहिए। जिस रेंज में वो पिघलना चालू हो जाए उसको ही न्यूनतम ताप कहते हैं। यदि उस रेंज से ऊपर बढ़ा दीजिएगा तो पिघलने का जो समय है वो तेजी से हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन न्यूनतम ताप पर ही इसको पिघलना चाहिए इसमें, या फिर गैस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर ठोस से द्रव में बदलेगा तो द्रवनांक, और द्रव से गैस से बदलेगा तो क्वथनांक। अब आई दूसरा कंडीशन रिवर्स में, अब है गैस से द्रव में बदलना। तो इसमें है कि जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ का गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाए तब उसे संघनन कहा जाता है। संघनन कहा जाता है, यानी कि गैस से जल में लाना, द्रव में लाना। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं तो ऐसे स्थिति में वह वाष्प बन जाता है, तब उसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो संघनन एक प्रक्रिया है जिसमें गैस को ठंडा करने पर, जिस न्यूनतम ताप पर यदि गैस को ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद द्रव अवस्था में बदल जाए तब इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। इसमें टेम्परेचर ठंडा करेंगे तब ये जाकर के गैस में, द्रव में बदलेगा। उसके बाद द्रव से ठोस में आते हैं। तो जिस ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाए तो उसे हम लोग फ्रीजिंग करते हैं, यानी कि हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण एक प्रक्रिया का नाम है। हिमीकरण मतलब हिम माने बर्फ, यानी कोई भी द्रव यदि ठोस में बदल जाए तो उसका मतलब बर्फ ही हुआ, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम है हिमीकरण। तो गैस से द्रव में बदलना संघनन, और द्रव से ठोस में बदलना हिमीकरण। तो पहला द्रवनांक, दूसरा क्वथनांक, तीसरा हिमीकरण और चौथा संघनन। ये एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें सभी प्रकार के अवस्था को परिवर्तन करके एक अपने अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ये सब प्रक्रिया है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव और द्रव से ठोस। एक टॉपिक है आपका उदरपातन, इसको अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। उदरपातन क्या होता है कि जब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो बिना द्रव में बदले हुए
सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, तब इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या उदरपातन कहा जाता है। देखिए जनरली होता है कि जब भी आप ठोस को गर्म कीजिएगा तो पहले लिक्विड में बदलेगा और उसके बाद फिर और तेज से गर्म कीजिएगा तब गैस में बदलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में है ऐसा पदार्थ धरती पर जिसको हम जब गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलेगा, सीधे गैसीय फॉर्म में बदल जाएगा। तो यानी वैसा पदार्थ है ना जिसे गर्म करने के बाद, वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने के बाद बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए तब उसे उदरपातन कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा आपका नौसादर का जो फार्मूला होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नौसादर का फार्मूला होता है। इसमें कपूर आ जाएगा, इसमें नेफ्थलीन आ जाएगा, नेफ्थलीन। यानी 3 ऐसे पदार्थ हैं जिससे क्या करते हैं कि जब इसको गर्म करते हैं सब ठोस अवस्था में पाया जाता है। कपूर भी ठोस अवस्था में, जब आप गर्म कीजिएगा, या कपूर जनरली पूजा पाठ में आप देखते हैं जब गर्म कीजिएगा कभी भी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। निक्षेपण करता है ठीक इसके विपरीत, रिवर्स आइए, जब गैस को ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने के बाद यदि द्रव में बदल जाए तब उसको संघनन कहेंगे। लेकिन जब किसी पदार्थ को, गैसीय पदार्थ को जब हम ठंडा कर रहे हैं अब बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदल जाए तब उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। तो दोनों में कॉमन अंतर है, थोड़ा सा अंतर है कि जब आप ठोस को इसमें गर्म कीजिएगा तो बदल जाएगा बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में, जब गैस को ठंडा कीजिएगा तब बिना द्रव में बदले हुए सीधे ठोस में, यानी द्रव में दोनों नहीं बदलता है, सीधे अपना अपना जहां बदलना चाहिए वहां बदल जाता है। उसके बाद आइए पांचवा नंबर बाष्पीकरण। तो याद रखिए बाष्पीकरण और क्वथनांक में खूब अंतर पूछा जाता है दोनों में। बाष्पीकरण क्वथनांक क्या होता है, इसमें टेम्परेचर दिया जाता है। क्वथनांक में जब भी आप लिक्विड को गर्म कीजिएगा तो नीचे के ताप से यानी कि तल से यदि आप हीट दीजिएगा तो धीरे धीरे अंदर वाला पानी पहले गर्म होगा, और अंदर वाला पानी गर्म होगा तो जिसके कारण से एनर्जेटिक अणु आ जाएगा, और वो अणु जैसे ही एनर्जी पाएगा धीरे धीरे ऊपर उठेगा और ठंडा पानी को फिर नीचे देगा। इस तरीका से पहले पूरे पानी को गर्म करेगा और तब जा करके आप इसको धीरे धीरे क्वथनांक के रूप में लेके जा सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें यही हुआ कि क्वथनांक में आपको टेम्परेचर खुद आप तय करते हैं, टेम्परेचर देते हैं इसमें, वो भी कोई भी बर्तन में जब आप पानी गर्म करते हैं तो नीचे के तल से टेम्परेचर देते हैं, और ठीक उसी प्रकार सब पानी जब गर्म होता है तो उष्मा ऊर्जा पा करके वो हल्का होकर के ऊपर आ जाता है, और अंततः उसको इतना टेम्परेचर दे देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंचा देते हैं, तो लास्ट में वो धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। वाष्पीकरण एक सतही घटना, सतह वाला घटना है, इसको सतहीय घटना कहते हैं। कारण क्या है कि इसको कहीं पर भी ये घटना हो सकता है, पूरे पर्यावरण में कहीं पर भी यदि पानी है तो ये आपको आसानी से घटना हो सकता है। इसमें आप टेम्परेचर नहीं दे सकते हैं, ये प्राकृतिक पर निर्भर करता है। जैसे आप धूप में कहीं पर गड्ढा में पानी है तो याद रखिएगा ये ऊपर से गर्म होता है। आप देखिए जब भी कहीं पर पानी रहेगा हाथ डालिएगा तो नीचे वाला पानी ठंडा रहता है, ऊपर वाला गर्म। कारण क्या है कि सतही घटना है, इस सतह पर से पानी उड़ने का प्रयास करता है, पहला लेयर उड़ेगा गर्म होगा, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, और अंत में पूरे पानी समाप्त हो जाता है। तो इसमें है कि किसी भी ताप पर होता है, एकदम जनरली ठंडा के मौसम में वाष्पीकरण होता है, लेकिन किसी भी ताप पर नहीं होगा। इसके लिए न्यूनतम ताप चाहिए तो चाहिए हर हाल में, इसमें किसी भी ताप पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया संभव है, चाहे गर्मी रहे, बरसात रहे, धूप रहे या ना रहे, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगा। इसीलिए ये किसी भी ताप पर होता है, एक निश्चित ताप पर होता है। ये तलछट वाली घटना है, इसको तल से गर्म करते हैं, जबकि सतही घटना है। तो इस तरीका से पूरे केमिस्ट्री में ये बेसिक लागू होगा। इसको दोबारा देख लीजिएगा ढंग से। तो मेरे हिसाब से कंटेंट हम देने का प्रयास किए, थोड़ा बेसिक है, ये केमिस्ट्री भरपूर समझ में आएगा, और एनसीईआरटी पैटर्न पर ही है, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू आगे रखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
है।